जानवी मैम वो हर जगह या तो पाए जाते हैं या बुलाए जाते हैं और फिर सरप्राइज भी। अरे आप लोग यहाँ भी आ गए। हर पिक्चर का, हर इमेज का उन्हें पैसा मिलता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि रोज़ वो लोग मुझे मेरे जिम के टाइट टाइट कपड़ों में देखें, और अगर फ़ोटो जब वो आते थे बाहर तो फिर बोलते थे कि जानबूझकर ये टाइट कपड़े पहनकर दिखना चाह रही है, तो इससे अच्छा कि मत खींचो। आजकल हम लोग देखते हैं कि बॉलीवुड में मूवीज़ का ना एक पॉलिटिसाइज करते हैं लोग मूवी को। लोग नहीं, ट्रोल्स करते हैं। आप इस पे क्या सोचती हैं और आपको कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जो आपको पसंद हो? जो भी पॉलिटिशियन हमारे देश के लिए अच्छा करे मैं उसे पसंद करती हूँ। सेफ जवाब। ट्रेनिंग करके आई हूँ। टाइम पास करने के लिए कभी आप भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को देखती होंगी। ये खुद भी बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएटर हैं, बस ये पोस्ट नहीं करती हैं। किसने बताया आपको? ये हमारा रिसर्च है मैम, ये हमारा काम है। कहाँ कौन से जासूस लगा दिया आपने मेरे पीछे? बम्बई की लड़की अमेरिका में फिल्म मेकिंग पढ़ने जाती है, तो देवी जी हमको ये बताइए वहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है? चाहत थी कि बाहर जाके मैं देखूं ऐसी एनवायरनमेंट में जहां कोई मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। मुझे सिर्फ ये नज़रिए से ना देखे कि मैं श्रीदेवी बोनी कपूर की बेटी हूँ। को स्टार्स वो बोलते हैं कि नहीं जानवी बहुत मेहनत करती है एंड शी इज ऑनेस्ट टुवर्ड्स इट। बचपन से लोग आपको कहते रहे कि आपको जो भी मिल रहा है, जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी तारीफ मिल रही है, वो कुछ इसलिए है क्योंकि आप अपनी माँ बाप की बेटी हो। तो मुझे दोगुनी मेहनत करनी चाहिए ये जस्टिफाई करने के लिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। माँ ने तो समझाया था इजी नहीं है लाइफ एक्टिंग की। समझाया तो था। कब आई थी धड़क? 2018। तब हम लोगों ने पहली बार इंटरव्यू किया था। हमें बहुत स्पेसिफिक ब्रीफ था एक लाइन का कि ईशान और जानवी आ रहे हैं और जानवी से उनकी मदर के बारे में कुछ मत पूछिएगा। तो अभी भी जब मैं इंटरव्यूज़ में बात करती हूँ उनके बारे में, और हर 2-3 सेंटेंस में उनका जिक्र तो होता ही। मम्मा कहती थी, मम्मा ने मुझे ये बोला था, मम्मा ने ये सिखाया था। आई थिंक इट मेक्स मी फील लाइक आई डोंट नो शी इज़ ट्रैवलिंग समवेयर एंड शी विल कम बैक स्टिल। आपको ऐसा कभी लगता है कि यार इनसे नहीं मिलना चाहिए, या इनसे तो मुझे ज़रूर ही मिलना है, एकदम बिल्कुल फैन गर्ल जैसा, क्रिकेट और एनी फील्ड? पंकज त्रिपाठी जी के साथ काम करना चाहती थी। पागलों की तरह बर्ताव करती थी क्योंकि मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन थी और अभी हूँ। मैंने मन्नत ली थी एक्चुअली कि वो फिल्म को हाँ कर दे। मैं शाकाहारी बन गई थी ताकि वो। आपको एक फिल्म से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि आप उस फिल्म में हैं। देखिए वो फिल्म अभी किसी और ने कर ली है, रिलीज हो गई है, तो सारा अली खान जी। वो ऐसे सवाल पूछा था ना कि इफ यू कैन सिट ऑन अ टाइम मशीन तो किस पीरियड में जाना पसंद करेंगी आप? सच बोलूं? सच ही बोल रहे हैं। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप बैठ की है। हमारी मेहमान जानवी कपूर। सिर्फ 3 वाक्यों में मैंने इंट्रो खत्म कर दिया, इसके लिए आप अलग से शाबाशी दे सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मुझे अक्सर ये कुछ दर्शकों द्वारा कहा जाता था कि बहुत लंबा इंट्रो देते हो, सो आई थॉट फॉर अ चेंज। आपकी फिल्म आ रही है मिस्टर एंड मिसेस माही 31 तारीख को, 31 मई 2024। इस पे हम सवाल पूछेंगे, है ना? पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बम्बई की लड़की अमेरिका में फिल्म मेकिंग पढ़ने जाती है, तो देवी जी हमको ये बताइए वहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है? बस सच बताऊं तो कुछ सच ही बोलना है। कुछ काम का नहीं पढ़ाया जाता है। मैं बस शायद ये काफ़ी प्रिविलेज साउंड करता है, लेकिन मैं शायद अनुभव के लिए ज़्यादा गई थी क्योंकि मैं इंडिया से जब भी बाहर जाती थी या इंडिया के अंदर भी जब भी ट्रैवल करती थी तो वो एक हमेशा मम्मा पापा के साथ ट्रैवल करती थी मैं, और काफ़ी शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग रही थी। तो आई गेस अंदर से एक ये चाहत थी कि बाहर जाके मैं देखूँ ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ कोई मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, और मुझे सिर्फ ये नज़रिए से ना देखे कि मैं श्रीदेवी बोनी कपूर की बेटी हूँ। तो शायद उस अनुभव के लिए मैं गई थी, और ऑफ कोर्स इरादा ये था कि मैं फिल्म मेकिंग का कोर्स करूँ। आर्ट हिस्ट्री का कोर्स करना चाहती थी मैं फ्लोरेंस में, और फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स। तो ये मेरे गैप ईयर का प्लान था। लेकिन ये फिर कौन से साल की बात है? 2017 शायद, नहीं उससे पहले 2015-16, पता नहीं सर, ऐसे ही कुछ होगा। लेकिन एक्टिंग कोर्स करने के बाद आई थिंक एंड फॉर दिस यू वेंट टू कैलिफोर्निया? या टू LA। मुझे यकीन हो गया था कि ज़िंदगी में और कुछ
कर नहीं सकती, करने की इच्छा भी नहीं है, और शायद खुद को बेवकूफ़ बना रही थी कि हाँ मैं आर्ट हिस्ट्री करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। दिल तो एक्टिंग पे ही लग गया था मेरा बचपन से। डू यू रियली वांट अस टू बिलीव कि आपका आर्ट हिस्ट्री में दिलचस्पी आपकी नहीं थी? नो, कुछ तो रहा होगा। ऑफ कोर्स था, अभी भी है। सिर्फ आर्ट हिस्ट्री नहीं बल्कि हिस्ट्री इन जनरल वाज माय बेस्ट सब्जेक्ट इन स्कूल। कौन से स्कूल में पढ़ी हैं आप? एकोल मोंडियाल करके एक स्कूल है बॉम्बे में। धीरू भाई अंबानी नहीं है? नहीं। फिर ये धीरू भाई अंबानी क्यों चला इतने दिन? मेरे काफ़ी दोस्त धीरूभाई अंबानी से थे हैं, लेकिन मैं कभी वहाँ पढ़ी नहीं। मुझे मालूम है विकिपीडिया पे शायद धीरूभाई अंबानी लिखा है, लेकिन पता नहीं। मुंबई में ऐसा होता है जैसे हम लोग, जैसे मैं कानपुर में पढ़ा हूँ, ये स्कूल ज़्यादा अच्छा है, ये स्कूल एक बड़ा टफ कंपटीशन। ऑफ कोर्स, लेकिन हमने तो हार मान ली थी पहले से कि हमारा स्कूल मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वो परवरिश मिली है। बहुत बेहतरीन टीचर्स थे, लेकिन एक जो कंपटीशन होता था इंटर स्कूल, आई थिंक हम स्पोर्ट्स में अच्छे थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी हमेशा वो स्कूल था जिसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी सबसे हाई थी। कौन से स्पोर्ट्स में हैं आप? मैं बिल्कुल अनएथलेटिक थी। और अब क्रिकेट सीखी हूँ मैं, लेकिन काफ़ी इंजरीज हुए शूट के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, और दूसरे शोल्डर डिसलोकेशन के बाद जब मैं डॉक्टर से मिलने गई थी तो उन्होंने कहा था कि आप क्रिकेट के लिए, बल्कि कोई भी स्पोर्ट के लिए वर्स्ट कैंडिडेट है, क्योंकि आई हैव दिस थिंग कॉल्ड MDI, मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी। तो उसका मतलब ये है कि मेरे जॉइंट्स काफ़ी, मतलब डिसलोकेशंस बहुत आसानी से हो जाते हैं। बताइए साहब। जी, और मुझे चुना गया क्रिकेट फिल्म के लिए, और ये कंडीशन हमें पता चला आधे शूट के बाद। मतलब सारे टॉकी सीन्स ख़त्म हो गए थे, बचा बस क्रिकेट था। तो मेरे डायरेक्टर फंस गए, अभी मतलब कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा, ये आधे शूट के बाद MDI के बारे में पता चला? जी, क्योंकि 2 डिसलोकेशंस हो गए थे। पहले डिसलोकेशन के बाद तो मुझे अभी भी याद है, मैं इनसाइड आउट शॉट प्रैक्टिस कर रही थी और कड़क करके ये बाहर आया, लेफ्ट वाला पहले, और बहुत सख्ती से मुझे ट्रेन किया जा रहा था। और मेरे निर्देशक भी बहुत प्योरिस्ट किस्म के आदमी हैं कि कभी मिस मत करो, दिन में 2-3 बार जाओ, 500 बॉल खेलो, ये करो वो करो। और मैंने ज़िंदगी में कभी बैट नहीं उठाई थी, लेकिन मैं ईमानदारी से मेहनत से कर रही थी। मैं उनके ऑफिस गई इंजरी के बाद अगले दिन, और मैंने कहा कि शारी, मुझे नहीं लगता है कि मैं आज प्रैक्टिस कर पाऊँगी, बहुत दुख रहा है। ऐसे ही कहा, आँख में शायद आंसू भी थे। उन्होंने कहा, रबिश, तुम जाओगी। हर क्रिकेटर ये चीज़ को फेस करता है। निगल कहते हैं ना, निगल हर क्रिकेटर का होता है एक निगल। अच्छा है तुम बन रही हो क्रिकेटर, जारी रखो। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैं स्क्रिप्ट की पेज को टर्न करने की कोशिश कर रही थी, और मैं वो भी नहीं कर पा रही थी, हाथ उठ ही नहीं रहा था। फिर उसने कहा चल छोड़ो, तेरा ओवर एक्टिंग तो चलते रहता है। फिर मैं गई ट्रेनिंग करने, और मेरे सेट की तेरा ओवर एक्टिंग चलता रहता है लाइफ में। ओके। फिर मैं गई ट्रेनिंग के लिए, और मेरे कोच ने एक्चुअली कहा कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, जाके MRI करवा लो। तो तभी पता चला यहाँ डिसलोकेशन और हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ। फिजियो किया, ये किया। उनको लगा कि शायद ओवरवर्कड थी, इसलिए ये हुआ। फिर 3 महीने बाद ये शोल्डर का डिसलोकेशन हुआ। तो बेसिकली मैं शोल्डर में ठाकुर है ना, मैं वैसे हूँ। अभी वो कंडीशन चल रहा है मेरा। माँ ने तो समझाया था इजी नहीं है लाइफ एक्टिंग की। समझाया तो था। क्या चाह रही थी वो, क्या बन जाए आप? उनका ये मकसद था कि, और वो हमेशा कहती थी मुझे कि मैंने ज़िंदगी भर मेहनत की है 4 साल की उम्र से, ताकि आप मेरे दोनों बच्चे आराम की ज़िंदगी जिए। ये ज़िंदगी वो मानती थी कि हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम सख्त किस्म के इंसान तो हैं नहीं, काफ़ी भोले हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो उनका ये सपना था कि मैंने इतना कुछ किया है ज़िंदगी में, और अभी अगर मैं मेरी बेटियों को आराम की ज़िंदगी नहीं दे पा रही, और वो खुद इस चीज़ में कूद रहे, तो मैंने किया है क्या लाइफ में। लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि मैं अपने कला से, एक्टिंग से, फिल्मों से इतना प्यार करती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं मर ही जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कर लो, कूद जाओ इस कुएं में। कूद गए। अभी तैरने की कोशिश कर रही हूँ। हम लोग जब
फिल्में देख के फिल्मी लोगों के बारे में एक राय बनाते हैं तो कुछ शॉट्स आते हैं कि अरे स्टार किड लॉन्च हो रहे हैं, बेबी की हॉर्स राइडिंग की क्लास, बेबी की डांस क्लास, सच्ची मुच्ची में क्या होता है? आई थिंक हर इंसान का सिचुएशन अलग होता है। काश ये सब मेरी परवरिश का हिस्सा होता बचपन से, फिर शायद मेरी पहली फिल्म में मेरी हिंदी थोड़ी बेहतर होती, मेरे एक्सप्रेशन थोड़े बेहतर होते, मेरा डांस थोड़ा और अच्छा होता। मम्मा सच में कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं, तो वो परवरिश मुझे मिली ही नहीं। मैं बस खुद से स्कूल स्किप करके, डीवीडी शॉप एक था हमारे घर के पास, 5-6 मूवीज़ लाती थी घर पे और बैठ के बस देखती रहती थी मैं। हिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए भी मैंने वैसे ही पढ़ाई की। कैसे? आई थिंक नाज़ी जर्मनी का पोर्शन था, मैंने नाज़ी जर्मनी पर जितने भी फिल्म्स थे सारे देख लिए और काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए मैंने। तो हाँ, उन्होंने एक्टिंग को लेकर कोई ट्रेनिंग नहीं दी। आई थिंक जब मैं LA से वापस आई, एक्टिंग स्कूल के बाद जब वापस आई, तभी मैंने मेरी ट्रेनिंग शुरू की, डांस क्लासेस जाना चालू किया मैंने, हिंदी डिक्शन चालू किया। और काफ़ी अजीब साउंड कर रहा होगा, लेकिन आई थिंक क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी शेल्टर्ड रही है, मुझे ये लगने लगा कि मैं जिन लोगों की कहानियाँ को दर्शाना चाह रही हूँ उन लोगों की समझ इतनी कम है। मैं इंडिया इतनी कम घूमी हूँ, ठीक तरह से नहीं देख पाई हूँ। तो आई थिंक मेरे काम के ज़रिए अभी मुझे वो मौका मिल रहा है कि मैं आम लोगों की ज़िंदगी और उनकी समस्याओं को समझ पा रही हूँ। और आई थिंक एक कलाकार होने के नाते वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आप ईमानदारी से और सच्चाई से उन चीज़ों को कभी नहीं दर्शा पाओगे बड़े पर्दे पर। Janvi, because of my profession, I get to interview a lot of people. I'm sure. Politicians, bureaucrats, film stars. You are a good actor, fairly good actor. But clearly you're not acting when you are criticizing yourself. You're sounding very genuine. और ऐसा मैंने पहले नहीं देखा है कि वो खुद ही बोल रहे हैं कि मेरी पहली फिल्म में मेरी एक्टिंग या मेरा डिक्शन। जी। सो वो बहुत ही यकीनी है। कहाँ गई आप देश को समझने के लिए? कोई ज़रा तजुर्बे बताइए अपने मुंबई की, और जो आप बार बार एक टर्म इस्तेमाल कर रही हैं, शेल्टर्ड लाइफ से बाहर की लाइफ। सबका एक वो रेनेसा मोमेंट आता है ना, जिसको हम लोग फिल्मी भाषा में कहें तो स्वदेश मोमेंट कहते हैं, कि जब मोहन भार्गव को ट्रेन के डब्बे के बाहर वो दिखता है, या गौतम बुद्ध को, और पीछे जाऊँ हिस्ट्री में, चूँकि आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखती हैं, जब राजकुमार गौतम बुद्ध निकलते हैं और उनको दुख दिखता है, कोई बीमार दिखता है, कोई मरा हुआ दिखता है, असली जिंदगी दिखती है। जी। कहाँ घूमी हैं आप मुंबई से बाहर? मैं अभी मानती हूँ मेरी परवरिश तो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म्स देखकर ही हुई है, लेकिन और फिल्म्स देखने के बावजूद फिल्म्स when I'm a part of these films, 5 साल के स्पैन में, 5-6 साल के स्पैन में मैंने इतने सारे किरदार निभाए हैं और ऐसे लगता है कि एक ही ज़िंदगी में इतने सारे लाइफ टाइम्स जिए हैं। धड़क के वक्त मैंने उदयपुर और जयपुर, राजस्थान में काफ़ी वक्त बिताया था, और क्योंकि मम्मा पापा थे नहीं वहाँ, खुली छूट थी, तो बाइक लेके निकल जाती थी मैं, दोस्त बना लेती थी, गलियों में चलने चली जाती थी, लोगों से बातचीत करने लगती थी। मोटरसाइकिल खूब चलाती हैं आप? नहीं, मैंने एक दोस्त बना लिया था एक्चुअली, उनको ईशान चलाते थे काफ़ी, और फिर एक कैफ़े पे गई थी, वहाँ एक वो कैफ़े के ओनर हमारे दोस्त बन गए, वो हमें लेके जाते थे कई बार। उदयपुर में? जी। और उसके बाद भी आई थिंक मेरी दूसरी फिल्म थी गुंजन सक्सेना, उसके बदौलत मुझे गुंजन सक्सेना मैम के साथ बहुत वक्त बिताने का मौका मिला। उनकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से इतनी अलग थी, वहाँ भी मेरी आंखें खुली कि ऐसे भी लोग होते हैं जो देश के लिए इतना कुछ कर लेते हैं बिना अपने बारे में कुछ भी सोचे, जिस तरह की हिम्मत उनमें होती है। फिर रूही के वक्त मैं आगरा में काफ़ी वक्त बिताया मैंने, पंजाब में गुड लक। कैसे ऐसे हुडी डाल के निकल पड़ते हैं? नहीं सर, मैं आई थिंक अभी शायद थोड़ी मुश्किल होगी अगर मैं ऐसे बाहर निकली, नहीं तो 1-2 साल पहले तक तो अगर फुर्सत मिलती थी तो मैं ऑटो रिक्शा लेके बॉम्बे में बातचीत करने लगती थी।
और जब आप ऑटो रिक्शा से जाती थी तो हम लोग वो वीडियो देखते हैं कि 2 लड़के बाइक पे बैठे होंगे, जानवी मैम। आपने ऐसे वीडियो मेरे साथ कभी नहीं देखा। नहीं, मैं तो उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि वो हर जगह या तो पाए जाते हैं या बुलाए जाते हैं। मुझे बताया गया उसका बाकायदा एक पैकेज डील होती है, इतने बजे एयरपोर्ट पे जाएंगी, इतने बजे बेबी कॉफ़ी लेने जाएंगी, इतने बजे जिम जाएंगी, और फिर सरप्राइज वेट, अरे आप लोग यहाँ भी आ गए। जी, ऐसे होता है, लेकिन आई थिंक ये इंसान और एक्टर पे डिपेंड करता है। आई थिंक जैसे कि अभी मेरी फिल्म की प्रमोशन चल रही है तो उनको बुलाया गया था एयरपोर्ट मेरी तस्वीर खींचने। लेकिन जब फिल्म की प्रमोशन नहीं हो रही है, जब शूट पे नहीं जा रही हूँ, जब मैं गायब होना चाह रही हूँ, तब वो अगर आप वो एक्स्ट्रा एफर्ट लोगे तो वो आप नहीं देखोगे। और ऐसे कई बार हुआ है कि देखिए, या तो वो आपके गाड़ी को फॉलो करते हैं क्योंकि हर पिक्चर का, हर इमेज का उन्हें पैसा मिलता है, और हर सेलिब्रिटी का एक राशन कार्ड जैसे होता है। राशन कार्ड या आप जो भी बताओ, नहीं, साउंड्स गुड। इनकी पिक्चर इतने में बिकती है। Okay. तो अगर आपका प्राइस हाई हो तो पहुंच जाते हैं, गाड़ी को फॉलो कर लेते हैं। अगर प्राइस इतना हाई नहीं है तो बुलाया जाता है कई बार। और अगर उनको जानकारी, जैसे कि मैंने ये फिल्म की प्रमोशन के पहले मैंने एटलीस्ट 55 नहीं, शायद 25-30 फ्लाइट्स लिए होंगे। एयरपोर्ट पे आई थिंक सिर्फ 5-6 बार आए मीडिया वाले, इत्तेफाक से, वो भी। जानवी कपूर का एयरपोर्ट लुक। हाँ, मेरे जिम के बाहर मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मेरी बात मानी। मैंने दिल से उन्हें रिक्वेस्ट किया कि मेरे जिम के बाहर आना बंद कीजिए प्लीज़, और उन्हें बहुत प्यार से बात मान ली, और अभी वो मेरे जिम के बाहर नहीं आते। मैं नहीं चाहती हूँ कि रोज़ वो लोग मुझे मेरे जिम के टाइट कपड़ों में देखें। और अगर फ़ोटो जब वो आते थे बाहर तो फिर बोलते थे कि जानबूझकर ये टाइट कपड़े पहनकर दिखना चाह रही है, तो इससे अच्छा कि मत खींचो, क्योंकि मैं तो नहीं बुलाती वहाँ जिम के बाहर। और अभी वो लोग इस चीज़ की आदर करके, रिस्पेक्ट करके नहीं आ रहे जिम के बाहर, और मैं बहुत खुश हूँ कि नहीं आ रहे। लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीपल कैन बी वेरी क्रूअल ऑन सोशल मीडिया। पीपल कैन बी क्रूअल इन जनरल। भैया, आपसे ज़्यादा और कौन जानेगा? आप इतनी लोगों से बातचीत करते हैं, अलग अलग किस्म के इंसान से मिलते रहते हैं, इतने अच्छे तरीके से परख पाते हैं उनकी नीयत को। जी, पर लेटली यू आर इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ दैट एज वेल। आप IPL में गई, कोई फ़ोटो पोस्ट की, फिर ट्रोलिंग हुई। मैंने एक्चुअली, मुझे किसी ने कहा, लेकिन ये IPL के फ़ोटो को लेकर मैंने ज़्यादा ट्रोलिंग नहीं देखा। शायद मैं इग्नोरेंस इज ब्लिस वाले जोन में चली गई हूँ। आई थिंक उस दिन मुंबई इंडियंस हार गई थी और उन्होंने मेरे मौजूदगी पर उससे ब्लेम किया। नहीं, मैं आपको जानवी जी पूरी गंभीरता के साथ बताना चाहता हूँ कि मुंबई इंडियंस की घटिया परफॉर्मेंस, ऐसे नहीं बोलते, डिजास्टर्स परफॉर्मेंस। इतनी मेहनत की है, हर क्रिकेटर इतना मेहनत करता है और करती है। हाँ, वो सही है, पर वो बहुत घटिया खेले। तो मुंबई इंडियंस के सारे फैन कह रहे हैं, मतलब कोई डिफेंस ही नहीं है। आपको मुंबई में रहना है, आप लॉयल बने रहो। जैसे हमारे यहाँ दद्दा हैं, वो RCB के भयानक लॉयल फैन। अच्छा, सॉरी, यू आर स्टॉन्च MI सपोर्टर। आई एम, यस। और उसमें भी कोई कि ये वाला क्रिकेटर तो बिल्कुल डाई हार्ड फैन। रोहित? हैव यू मेट हिम? नो, आई हैव मेट हिज वाइफ। ऐसा होता नहीं, जैसे इधर न्यूज़ रूम में हम लोग कई बार पूछते हैं कि नेवर मीट पीपल यू एडमायर, है ना, वो आपके एक जो हीरो वर्शिप, उसमें एक थोड़ा आपको ऐसा कभी लगता है कि यार इनसे नहीं मिलना चाहिए, या इनसे तो मुझे ज़रूर ही मिलना है, एकदम बिल्कुल फैन गर्ल जैसा, क्रिकेट और एनी फील्ड? मैं हीरो वर्शिप शायद इतने लोगों को करती नहीं हूँ। गुड। कितनों को करती हैं, बताइए ज़रा, 2-4 लोग कि इनको तो ज़रूर ही मिलना है। इनको तो ज़रूर ही मिलना है। विश लिस्ट होती है ना जो हम लोग हाई स्कूल में। ऑनेस्टली मैं पंकज त्रिपाठी जी के साथ काम करना चाहती थी। ये मेरे विश लिस्ट पर थे। और आप किसी से भी पूछ सकते हैं, गुंजन सक्सेना जो हमने फिल्म साथ में की थी, जो भी मौजूद थे सेट पे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं पागलों की तरह बर्ताव करती थी, क्योंकि मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन थी और अभी हूँ। मैंने मन्नत ली थी एक्चुअली कि वो फिल्म को हाँ कर दे। आई थिंक 10, 12, 15 पता नहीं कितने दिन मैंने शाकाहारी बन गई थी ताकि वो स्क्रिप्ट को हाँ कर दे। तो लास्ट टाइम आप कब शाकाहारी बनी अपनी अगली मन्नत के लिए?
मैं शाकाहारी बनी थी। मैं हर थर्सडे को शाकाहारी हूँ। और आई थिंक माही के रिलीज़ के लिए भी एक और मन्नत तो बनता है। अभी बहुत टाइम हो गया। पिछली बार मैंने जब मन्नत ली थी तो मैदान के लिए ली थी, पापा की फिल्म। यस यस। फिल्मों की बात कर रहे हैं, हमें एक रिपोर्ट मिली एक अंग्रेज़ी अखबार की, जी। जिसमें ये कहा गया कि आपको एक फिल्म से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि आप उस फिल्म में हैं। अच्छा, हाँ। मैंने ये नहीं पढ़ा है कभी। बट सिम्बा की बात कर। ओ सिम्बा की बात, ओ ये तो मतलब आदम ज़माने की बात हो गई। लेकिन ये सच नहीं है। Were you considered for that film? देखिए वो फिल्म अभी किसी और ने कर ली है, रिलीज हो गई है, तो इस सारा अली खान। जी, तो इस चीज़ पे बात करना आई थिंक इट्स नॉट मुझे माय सुनाई दे प्लेस। रहा है कि yes I was considered but I cannot talk about it because Sara is a dear friend, at least on Coffee with Karan. Though we are competitors as well. No, but it's unfair to talk about it now. But I will say this, मैंने कभी फिल्म साइन करने के बाद भी, शूट करने के बाद भी अगर वो फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं आई है तो मैं कभी जुर्रत नहीं करती कि मैं किसी को भी इस चीज़ के बारे में बात करूं, क्योंकि मैं बहुत सुपरस्टिशियस हूँ और मुझे लगता है कि नज़र लग जाएगी। तो दिस डजंट साउंड लाइक मी। मैं कई बार सेट पे होकर भी अगर लोग पूछते कि ये फिल्म की शूटिंग कैसे चल रही है, मैं बोलती कौन सी फिल्म। मैं इतनी मतलब नज़र को लेकर मुझे इतनी चिंता होती है, तो 100% मैंने किसी को नहीं बोला होगा। इनफैक्ट आई नो मैंने किसी को नहीं बोला होगा। रोहित शेट्टी जी, जानवी कपूर ने किसी को नहीं बोला। नाउ यू कैन कंसीडर। नो, ही नोज। फिर ये अच्छा एक बात बताइए, ये जो गॉसिप मैगजीन्स हैं, अखबारों के सप्लीमेंट ऐसी हवा में छाप देते हैं? क्योंकि कई बार लोगों ने कहा कि ऐसे ही। हाँ, कई बार। ठीक बात है। तो लेकिन मेरी बात आपकी एक बात पे अटक गई कि नज़र लग जाती है। आप सुपरस्टिशियस हैं, यू सेड। जी। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? इंडिया में कौन नहीं होता सुपरस्टिशियस? ये हमारे कल्चर में है आई थिंक। सुपरस्टिशियस होना, सुपरस्टिशियस ही नहीं, बट आई थिंक एक मे बी सुपरस्टिशियस इज द रॉन्ग वर्ड, बट आई थिंक वी बिलीव इन साइंस अ लॉट, राइट? ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं जानवी। साइंस, लॉजिक। Not science, signs, like Science. इशारे। हाँ जी, Yeah, हाँ। like signs from the universe. अच्छा, गुड ओमेंस बैड ओमेंस। हाँ Yeah, I think so. And I think उससे भी ज़्यादा ऊर्जा की बात होती है। Your frame of mind, the energy you get from people. और अभी एक दिमाग में कंडीशनिंग सा हो जाता है ना कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो लोगों की ऊर्जा शायद आप पर अच्छी नहीं होगी या नज़र शायद अच्छी नहीं होगी. So I think it's all about guarding your energy. I think I believe in that. I don't know if you can call that superstition. No, I'm not calling it everything. You. I don't Was it know. always like this or या जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आई, I when think जब mother is not around, I think जब जिम्मेदारियाँ things आई, happened. I think उससे भी ज़्यादा मम्मा काफ़ी सुपरस्टिशियस थी, बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस, और इन सब चीज़ों को बहुत मानती थी कि अच्छे डेट पर ये करना चाहिए, सैटरडे को बाल नहीं काटना, फ्राइडे को बाल नहीं काटना चाहिए, लक्ष्मी घर Thursday. आती है। नहीं, मुझे तो फ्राइडे और अच्छा आप सैटरडे लोग यहाँ फ्राइडे है। नॉर्थ इंडिया में थर्सडे माना जाता है, कपड़े नहीं देने चाहिए, बाल नहीं कटवाने हाँ, चाहिए। और फ्राइडे को काला नहीं पहनना चाहिए, तो ये सब चीज़ें मैं वो बहुत मानती थी। और मैं कभी नहीं मानती थी, लेकिन उनके गुजरने के बाद शायद ज़्यादा मानने लगी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि आई डोंट नो इफ़ आई वाज दिस रिलीजियस एंड स्पिरिचुअली इंक्लाइंड व्हेन शी वाज अराउंड। आई थिंक मम्मा मानती थी तो हम सब मानते थे, लेकिन उनके गुजरने के बाद जो संबंध है हमारे कल्चर, इतिहास, हमारे आई गेस हिंदुइज़्म के साथ, वो ज़्यादा, I think I've started taking refuge in our religion a lot more. Would you like to talk about it? Do you like to go to, जैसे मैं अभी पिछले दिनों इलेक्शन कैंपेन में था तो मैं अयोध्या गया राम जी का मंदिर देखने। तो आपका भी ऐसा रहता है कि मुझे ये मंदिर देखना है, ये बहुत पुराना मंदिर है, जैसे मदुरई में मंदिर है, you know, जो हज़ारों साल पुराने हैं। Of course. जी, of course ऐसे लगता है। आई थिंक तिरुपति से स्पेसिफिकली एक अलग जुड़ाव है। आई थिंक बचपन से मैं सुनती आई हूँ मम्मा के मुँह से कि उनका भी एक अलग कनेक्शन रहा है बालाजी के साथ। हर बार उनका नाम जपती थी, नारायण नारायण नारायण, और कहती रहती थी कि हर साल उनके बर्थडे पर जब वो काम कर रही थी
तो वो तिरुपति चढ़कर जाती थी और शादी के बाद उन्होंने बंद कर लिया था। तो उनके गुजरने के बाद मैंने ठान लिया था कि हर साल उनके बर्थडे पर मैं जाऊंगी। तो जब पहली बार गई थी मैं काफ़ी भावुक हो गई थी और बहुत शांति मिली मन में। तो उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि हर बड़े अवसर के पहले मैं तिरुपति चढ़ूंगी, और चढ़ना स्पेसिफिकली सिर्फ विज़िट करना ही नहीं, क्योंकि हमारा ऐसे होता है कि हम बहुत आसानी से, शायद मुझे कुछ भी चीज़ आई थिंक ज़िंदगी में आसानी से जब मिलती है ना, मुझे ऐसे लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो शायद कहीं ना कहीं ऐसे भी लगता है कि भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, उस हक को भी कमाना ज़रूरी है, इसलिए मैं चढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ओके, यू सेड कि मुझे कुछ भी मिल रहा है मैं उसके लायक नहीं हूँ। देयर इज़ अ वेरी हैवी लोडेड टर्म in medical science for it called imposter syndrome. Imposter syndrome, yeah. I think I have it. But why? Because whenever I get to talk to your co-stars, वो बोलते हैं कि नहीं, जानवी बहुत मेहनत करती है and she is honest towards it. पर फिर आपको क्यों लगता है? और मैं स्पेसिफिकली ये सवाल जानवी आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी और भी जो नौजवान लड़के लड़कियाँ दोस्त हैं वो भी इस चीज़ से दो चार होते हैं। So how you deal with it? What do you think about it? क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप इसके लायक नहीं हैं? आई थिंक बचपन से बोला गया है ना कि अगर बचपन से लोग आपको कहते रहे कि आपको जो भी मिल रहा है, जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी तारीफ़ मिल रही है वो इसलिए मिल रही है, जो भी दोस्त मिल रहे हैं, जो भी मतलब सब कुछ इसलिए है क्योंकि आप अपनी माँ बाप की बेटी हो। आप श्रीदेवी और बोनी कपूर की संतान हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि ये इंसान मुझसे बात कर रहा है क्योंकि मैंने उसे हंसाया या किसी और वजह से। Oh God. और उससे भी ज़्यादा जब आई मीन ऑफ कोर्स नेपोटिज्म एक इतना भारी टॉपिक है एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द वेट ऑफ माई प्रिविलेज। हाँ, मुझे मौके आसानी से मिले हैं, तो आई थिंक वो ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि शायद मैंने किसी और की सीट ले ली है, तो मुझे दो गुनी मेहनत करनी चाहिए ये जस्टिफाई करने के लिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ और हाँ मैं कुछ वैल्यू ला रही हूँ। बाकी का पता नहीं लेकिन एटलीस्ट मैं इतनी मेहनत करूँगी कि मुझे यकीन हो जाएगा कि कोई और इतनी मेहनत नहीं कर पाएगा। तो वो शायद मुझे लगता है मेरा वैल्यू है हर चीज़ में। ओके, एंड वाज दिस सेम कन्विक्शन व्हेन यू मेट करण जौहर फॉर धड़क? हाउ वाज इट? दैट वाज योर फर्स्ट रोल? या दैट वाज माय फर्स्ट रोल। और महेश बाबू के साथ फिल्म फर्स्ट रोल होने वाली थी? आई थिंक सो, लाइक बट आई थिंक उस वक्त मैं पढ़ रही थी LA में। आई थिंक इस ऑफर आप तक पहुंचा था या पेरेंट्स ने मना कर दिया था? आई थिंक उन्होंने बातचीत कर ली थी, मुझ तक पहुंचा ही नहीं था। ओके, फिर धड़क कैसे हुई? नागराज मंजुली से मिली हैं आप कभी? जी, आई थिंक जब हम गए थे मम्मा का नेशनल अवार्ड कलेक्ट करने, वो वहाँ मौजूद थे। इंग्लिश के लिए? नहीं, ये था मॉम के लिए। मॉम के लिए, ओके। तब आप नागराज मंजुली जी से मिली? जी। आई थिंक उस वक्त धड़क नहीं रिलीज हुई थी। सैराट देखी आपने? ऑफ कोर्स देखी मैंने। नहीं, कई दफ़ा क्या होता है कि लोग नहीं देखते हैं इस चक्कर में कि उसका इम्प्रेशन ना आ जाए। मैंने देखी थी जब मैंने देखी थी मुझे धड़क के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं कोई और फिल्म कर रही थी। मराठी फिल्में देखती हैं आप रेगुलर? हाँ, रीजनल सिनेमा काफ़ी पसंद है मुझे। कैन यू स्पीक मराठी? नो, आई कैन अंडरस्टैंड इट तो। ओके। मुझे सिर्फ इतना मालूम, काय झालं, तीखट और ठेचा बहुत पसंद है मुझे। है ही बहुत कमाल चीज। ठेचा देवियों और सज्जनों महाराष्ट्र की चटनी का एक प्रकार होता है। एक हरी मिर्च का बनता है, एक लाल मिर्च का बनता है। इसमें सींग दाना यानी मूंगफली का भी पर्याप्त मात्रा में या तीसी का तिल का भी इस्तेमाल होता है। और यदि आप हमारी तरह अपनी जीभ के गुलाम हैं तो आपको अपने आप को इस स्वाद से वंचित नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये कमज़ोर पेट वालों के लिए नहीं है। कमज़ोर पेट, कमज़ोर जीभ वालों के लिए नहीं है। तीखा होता है जी, कड़क। जी, तीखट। तो धड़क कैसे हुई फिर? You met Karan. How does it work in that circle? Now you are our reporter. In that क्योंकि तुम मेहनती हो और प्रिविलेज भी रहे हैं कुछ। आई थिंक हर इंसान के लिए अलग होता है। ऑनेस्टली आई थिंक मेरे लिए ये हुआ था कि
बातचीत किसी और फिल्म को लेकर हो रही थी. नहीं, शुरू से बताइए. यू पिक अप द फोन. No, I didn't pick up the phone. You text to I didn't pick Karan up the Johar. phone. मैं एक्चुअली मनीष मल्होत्रा हमारे फैमिली फ्रेंड है और उनके ज़रिए आई थिंक 2-3 बार मिलना हुआ करण से. और आई थिंक मनीष हमेशा करण को बताते थे क्योंकि वो मुझे बचपन से जानते थे. वो हमेशा उनको बताते थे कि मनीष जानते थे बचपन से. जी, वो हमेशा उनको कहते रहे कि आई गेस उनको लगा कि इस लड़की में कुछ है, इस लड़की में कुछ है, एक बार मिल लो. एंड आई थिंक वो किसी नए फेस की ढूंढ में थे किसी स्पेसिफिक रोल के लिए जो कि थोड़ी सी इंडियन लगे और एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो उन्होंने कहा कि डू यू माइंड इफ़ वी डू अ कपल ऑफ लाइक रीडिंग्स, ऑडिशंस बेसिकली. करण जौहर ने. जी, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स नॉट. और मैं जाती थी उनके ऑफिस. आई थिंक 3-4 सीन्स दिए उन्होंने मुझे और मैं जाके रट लेती थी और फिर परफॉर्म करती थी उनके लिए. और आई थिंक जब मैं जा रही थी एक दिन ऑफिस में, शशांक जो कि धड़क के निर्देशक, शशांक खेतान जी, उन्होंने मुझे देखा और उनको लगा कि मैं धड़क के लिए सही फिट आऊँगी. आई थिंक उनका भी कुछ अलग डायरेक्शन में कास्टिंग चल रहा था और फिर and it happened. then it happened. And life changed. Yeah, for many reasons. Would you care to explain? I think everything, I mean, it coincided with the time that I lost my mom, so everything changed. बहुत सारे regret, obviously. Obviously, I guess. Not to do with the film, but I guess to do with the time that I spent away from mom because of the film. And she never visited the set. No, I think मेरे लिए ऐसा था कि लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और इसलिए लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल रहा है. अब मैं ये अपने आप करके दिखाऊंगी, आप बिल्कुल मदद मत कीजिएगा, आप सेट पे मत आइएगा प्लीज़. तो मैं उनको सेट से दूर रखती थी. जानवी, थोड़ा सा और इक्विलिब्रियम आ गया है आप में, क्योंकि मुझे ध्यान है आज से 4-5-6 साल पहले, कब आई थी धड़क? 2018-19? 18. हाँ, तब हम लोगों ने पहली बार इंटरव्यू किया था. तब ललन टॉप बहुत छोटा सा होता था, ऊपर एक स्टूडियो था हमारा. हमें बहुत स्पेसिफिक ब्रीफ था एक लाइन का कि ईशान और जानवी आ रहे हैं और जानवी से उनकी मदर के बारे में कुछ मत पूछिएगा. दैट वाज द ब्रीफ फ्रॉम द PR. और हमने नहीं भी पूछा क्योंकि आपका दुख है, आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं नए सिरे से. नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट इट एंड आई एम आस्किंग, मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट. मतलब इससे पिछला उदाहरण जो हमें इस तरह का दिखता है वो दिखता है संजय दत्त की फिल्म और नरगिस जी का गुजरना. पर उसमें फिर मुझे एक बड़े सीनियर आदमी ने कहा कि शायद संजू, हम कभी तैयार नहीं होते पर शायद क्योंकि वो काफ़ी वक्त से बीमार थी. पर इन योर केस योर फैमिली must have been very shocked. मतलब समझ ही नहीं आया क्योंकि बहुत everything was very sudden accident. Yeah, I don't think I've processed it still. I think मैं उनके बारे में शायद अभी ज़्यादा बात करने लगी हूँ because it helps me keep, I like talking about, I feel like I'm remembering her, you know. लेकिन उस वक्त इतना फ्रेश था और आई थिंक लोगों के एजेंडास पर मैं विश्वास नहीं करती थी कि वो क्यों पूछ रहे ये सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत होता था. आई थिंक जब मैं धड़क प्रमोट कर रही थी देयर वाजंट अ लॉट ऑफ टाइम दैट हैड पास्ड. वो बहुत फ्रेश था मेरे दिमाग में सब कुछ और मैं भाग रही थी मेरे सच्चाई से और मैं काम को इस्तेमाल कर रही थी. सो दैट वाज माय एस्केप. और जब भी कोई भी प्रोफेशनल सिनेरियो में वो मुझे रिमाइंड करते थे कि शी इज़ नो मोर, आई थिंक मैं बिल्कुल I just couldn't deal with it. बहुत कुछ, there was a lot going on in my head. I think there still is with regards to this, but What helped, if it did at all? Meditation, therapy? no, I've done none of I don't think anything can help. I just think that time has passed and
You just try to remember the good things, you know. I want to remember the good things. तो अभी भी जब मैं इंटरव्यूज़ में बात करती हूँ उनके बारे में और हर 2-3 सेंटेंस में उनका जिक्र तो होता ही है. मम्मा कहती थी, मम्मा ने मुझे ये बोला था, मम्मा ने ये सिखाया था. I think it makes me feel like maybe like, I don't know, she's traveling somewhere and she'll come back still. Okay. I'll leave this topic here. It's very and let's switch to another project you did called Millie. मुंबई के जो लोग होते हैं वो 19-20 डिग्री में अपने लॉन्ग बूट्स निकाल लेते हैं. ऐसा हमें हमारी एक दोस्त ने बताया. सही बात है ये? सर्दी तो होती नहीं है वहाँ. सर्दी बिल्कुल नहीं हो. और पहनने भी हैं. अब खरीदारी की है जी है. और फिर कोल्ड स्टोरेज में बैठना 15-16 घंटे. हाउ वाज इट? एकदम जमाने भर की ठंड कंपनसेट हो रही थी. अरे अगले 2 जन्म के लिए मुझे स्विट्जरलैंड नहीं जाना पड़ेगा. पूरी वसूली कर चुकी मैं उस कोल्ड स्टोरेज यूनिट में. बट अगेन आई थिंक दिस स्टेम्स फ्रॉम माई नीड टू जस्ट प्रूव समथिंग टू माई सेल्फ एंड टू पीपल कि हाँ मैं ये करके दिखाऊंगी. बहुत मुश्किल सेटअप में मैं खुद को डालूंगी और साबित करूंगी कि मैं कर सकती हूँ. But it was a very different experience. I think shoot initially 11 दिन का था, लेकिन लोग बीमार पड़ते गए, मेरे निर्देशक बीमार पड़ गए, अलग अलग चीज़ें होते रहे. तो 21 दिन के लिए रोज़ 13 घंटे हम वो कोल्ड स्टोरेज यूनिट में बिताते थे. I think it was like -5 on some days and it would go down to -15 degrees on some days. और एक कंपनी के लिए सिर्फ एक चूहा रहता था जिसके साथ मैंने I think 21 में से 3 दिन शूट किए. चूहा जी. ओके. अगर आप में से कभी कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं गया है, ज़्यादातर लोग नहीं गए होंगे क्योंकि कई किसान परिवारों में कोल्ड स्टोरेज वाली फसलें नहीं होती हैं, आलू आदि इत्यादि. कभी ऐसे ही प्रयोग के तौर पर जाकर देखिए. भयंकर ठंड होती है, अथाह ठंड. बिल्कुल ऐसे आप फ्रीज़र में हो ऐसे थर थर काँपने लगेंगे क्योंकि इसी तरीके से उसको बिल्ड किया जाता है. बहुत मुमकिन है कि ये इंटरव्यू देखते हुए आप अगर कोई चिप्स खा रहे हैं या आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं तो वो किसी कोल्ड स्टोरेज में ही कुछ महीने सुस्ता के आया है. सुस्ता के. हाँ मतलब अच्छा. आप इसका शूट बता रही थी, मुझे एक और शूट याद आ गया जो एब्रप्टली फिर कॉल ऑफ कर दिया गया, दोस्ताना 2. जी. क्या हुआ था? मुझे भी पता नहीं. आई थिंक हमने तकरीबन 30-35 डेज शूट किया था उस फिल्म के लिए. मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा जा रहा था. इसमें आप थी, कार्तिक आर्यन थे और लक्ष्य थे. लक्ष्य जिनकी डेब्यू अभी होने वाली है जुलाई 5 को. बहुत अच्छे फिल्म के साथ, बहुत मेहनती, और मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ कि फाइनली उनकी एक फ़िल्म आ रही है क्योंकि मेरा ये मानना है कि बहुत ही टैलेंटेड कलाकार है. I don't know वो फिल्म क्यों बंद हुई honestly. I think of course मैंने पूछा भी है, but I guess क्या बताया गया आपको? हमने वो फिल्म की शूट लॉकडाउन से पहले, कोविड से बहुत पहले शुरू की थी और फिर कोविड हुआ और essentially 1.5 years का डिले हो गया था. And then I think people just felt कि इसको रीस्टार्ट करना, I don't know. और यू डोंट वांट टू से कि कार्तिक आर्यन और करण जौहर के बीच सब कुछ ठीक नहीं था? I don't think it was that. I think इन दोनों के लिए काम बहुत इम्पोर्टेंट है, बट उनके बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ आई थिंक आप उनसे पूछिएगा. जी बिल्कुल. तख्त को लेके क्या हुआ, उसका भी अनाउंसमेंट हुआ था? जी. आई थिंक तख्त अगेन, देखिए कोविड के वक्त ऐसे बहुत सारे फिल्म्स जो अनाउंस हुए थे कंप्लीट नहीं हो पाए, शेल्व हो गए, स्टॉप हो गए, डिले हो गए. आई थिंक पूरे बिजनेस मॉडल का रीएडजस्टमेंट हुआ था कोविड के वक्त. एक्टर्स के डेट्स, जिस तरह की फिल्म्स चल रही थी नहीं चल रही थी, जिस तरह की फिल्म्स हम बना पा रहे हैं. तो आई थिंक फ्रेश ऑफ कोविड जिस तरह की फिल्म और विजन तख्त है और या थी, आई होप वो फिल्म बने क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो बहुत ही स्पेशल और दिलचस्प कहानी है. पर आई थिंक उसका वक्त, हर फिल्म का नसीब होता है. मेरा ये मानना है कि दोस्ताना के नसीब में था कि वो ना बने, और आई होप कि तख्त के नसीब में ये है कि वो एक दिन ज़रूर बने क्योंकि कहानी तो बहुत अच्छी है.
तख्त औरंगज़ेब और दारा शिकोह की और उनके बाकी भाइयों की, मुराद की, इन सब की कहानी है। दिल्ली के तख्त पर बैठने के लिए किस तरह से अलग अलग दिशाओं से चढ़ाई होती है, किसके हाथ मात लगती है और कौन जो बड़ी दूर बैठा है गुजरात और दक्कन की तरफ फतेह हासिल करता है। और कई लोग कहते हैं कि इसके चलते हिंदुस्तान का जो सिलसिला है, हिंदुस्तान का जो स्वभाव है वो भी बहुत बदल गया, क्योंकि दारा शिकोह और औरंगज़ेब में बड़ा फ़र्क था। जी स्क्रिप्ट वगैरह की रीडिंग तो खूब हुई होंगी आपकी? नहीं, वो स्टेज तक हम पहुँचे नहीं, बस मोटा मोटा बताया गया, मेरे सीन्स मुझे बताए गए। लेकिन कहानी बहुत ऐतिहासिक कहानी है, और आप तो जानते हैं, मैंने आपको कहा कि इतिहास में बहुत दिलचस्पी रही है मेरी। कौन सा पीरियड आपको ज़्यादा दिलचस्प लगता है, या कोई कैरेक्टर पर्टिकुलर की? वो ऐसे सवाल पूछा था ना कि इफ़ यू कैन सिट ऑन अ टाइम मशीन, तो किस पीरियड में जाना पसंद करेंगी आप? सच बोलूं? सच ही बोल रहे हैं? लेकिन आप इस चीज़ के बारे में फिर मुझे और सवाल मत पूछेगा, क्योंकि मेरे व्यूज़ शायद आई डोंट नो हाउ दे विल get translated to the audience, but I think it would be very interesting to watch a debate between Ambedkar and Gandhi. वाओ। Yeah. पूना पैक्ट के पहले क्या बातें हुई उनके बीच? और उनके बस just a debate between what they stand for and how कैसे अंबेडकर साहब के व्यूज़ और कैसे गांधी साहब के व्यूज़ बदलते रहे एक टॉपिक को लेकर, एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर। they've both helped, इतना हेल्प किया है हमारे समाज को, and what they feel about each other's views. I just think it would be a very interesting discourse. I'm very happy and very surprised. So one of my favorite topic, but I wasn't expecting. My bad. So very, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में भी ये सबसे ज़्यादा हीटेड डिबेट अभी भी जी इसको लेके होती है, ख़ास तौर पे अनटचेबिलिटी, दलित समाज, उनको कैसे इंक्लूड करना है, इसको लेके जो गांधीयन व्यू है और जो अम्बेडकराइट व्यू है, दे आर वेरी डिफरेंट। very different, and it kept evolve. I think Ambedkar was still very stern and clear from the start what his stand was. I think Because he had faced it first hand. exactly, but I think Gandhi's view kept evolving Yes. as he got more and more exposed to ये जो जातिवाद का जो समस्या है हमारे समाज में, I think उसके बारे में एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी लेना और उससे जीने में बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। जब आप लोग स्कूल में होते थे तब इन सब चीज़ों पे बात होती थी कभी? मेरे स्कूल में तो नहीं। कास्ट वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती? नहीं, इनफैक्ट मेरे घर में कभी कास्ट को लेकर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है। आप इतनी देर से बातचीत कर रही हैं, अक्सर माँ का जिक्र आया, घर का जिक्र आया, पिता का जिक्र सिर्फ मैदान की रिलीज़ के वक्त आया, तो बहुत अबोला सा रहता था। बोनी कपूर साहब बहुत बिजी रहते हैं, हाउ डज इट, या अब इक्वेशन थोड़ी चेंज हुई है? अभी पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड है। अभी पहले आई थिंक पहले वो एक टिपिकल नॉर्थ इंडियन फादर थे। कैसे होते हैं टिपिकल नॉर्थ इंडियन फादर? आई डोंट नो, आप लोग भी बताइए मुझे, लेकिन काम में काफ़ी इन्वॉल्व रहते थे। मम्मा के पीछे तो पागल थे, हमेशा मम्मा को बोलते रहते थे कि जब से बच्चे हुए आप बच्चे के पीछे मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा है। और हर रात को 9 बजे उनका ये चालू हो जाता था कि उनकी फेवरेट कहानी ये थी कि कैसे वो हाउ ही वन मम्मा ओवर, कैसे रोमांस करते थे उनको, कैसे बैल्कनी में चढ़ के उन अलग अलग चीज़ें, तो वो उनका फेवरेट टॉपिक था। काफ़ी रोमांटिक, इतना बता रही हैं तो थोड़ा और बता दीजिए। काफ़ी रोमांटिक मिजाज के इंसान। नहीं, ये बालकनी में चढ़ने वाली क्या कहानी है? आई थिंक वो किसी शूट के वक्त मम्मा को विजिट करने गए थे। आई थिंक वो फ़ोन पे बात कर रहे थे या ऐसा कुछ, और वो हमेशा कहते थे कि मम्मा बिल्कुल बात नहीं करती थी, सिर्फ पापा बात करते थे और मम्मा सिर्फ कहती रहती थी, लेकिन वो फ़ोन काटती नहीं थी, और ये पापा के लिए एक बहुत बड़ा साइन था। और आई थिंक एक दिन पूरी रात वो बात कर रहे थे एंड मम्मा फ़ोन पे सो गई, और फिर पापा ने डिसाइड किया कि वो फ़्लाइट लेके पहुंच, आई थिंक बैंगलोर या कहीं तो शूट हो रहा था, और उन्होंने उनको सरप्राइज़ किया और मम्मा चौंक गई और बोला कि मुझे शूट के लिए निकलना है, अभी 20 मिनट में मेरी टीम आ जाएगी, आपको निकलना होगा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं
बगल वाले होटल में रुका हूँ, मैं निकल जाऊँगा। और उन्होंने कहा कि नहीं, शायद वो लिफ्ट से कॉरिडोर से आ रहे हैं मेरी टीम वाले, आपको खिड़की से कूदना पड़ेगा। तो फिर वो कूद गए खिड़की से और मम्मा बड़ी हंसी और पापा बड़े खुश हुए कि उन्होंने उनको हंसाया। वाह। एंड हाउ इज इट विद यू, जब आपके पास कोई नई पिच आती है, स्क्रिप्ट आती है, कितना इन्वॉल्व रहते हैं वो? आई थिंक आई एम गेटिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व मेरे काम के साथ। आई थिंक शरण शर्मा जो कि मिस्टर मिसेस माही के निर्देशक है जी, उनके साथ काम करके वो काफ़ी इन्वॉल्व रखते हैं अपने एक्टर्स को, राइटिंग में भी, स्क्रिप्ट में भी। तो आई थिंक उनसे शायद एक तरह का बढ़ावा मिला है कि मैं एक मेरे ओपिनियंस और मेरे राय को भी मतलब बयां करूं और इन्वॉल्व रहूं हर चीज़ में। टॉक अबाउट मिस्टर एंड मिसेस माही, फिल्म पे बाद में आएंगे, पहले हमको देवी जी साड़ी के बारे में बताइए। इस पे ये गेंदें बनी हुई हैं लेदर की, हैं क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल, ऐसी कितने जोड़ी साड़ियाँ सिलवा ली आपने प्रमोशन के लिए? काफ़ी, आई थिंक 5-6 तो बाकी हैं। सिर्फ साड़ी नहीं, स्कर्ट्स, शर्ट्स, बैग्स बनाए, इयररिंग्स, नेकलेसेस बनवाए मैंने। इसमें भी कोई गेंदें मतलब नहीं, बना हुआ इसमें है? कुछ नहीं है। हाँ, आज ज्वेलरी में नहीं, आज सिर्फ साड़ी को पहनी हूँ मैं। और एक बैग भी था क्रिकेट बॉल का। झोले में भी बल्ला? वाह। अच्छा, तो इस फिल्म के लिए क्या ब्रीफ था? और एक तो वो फिजिकल ट्रेनिंग वाला पार्ट है, अदरवाइज क्योंकि आपने सेकंड टाइम कोलैबोरेट किया राजकुमार राव के साथ, रूही की थी इससे पहले आप दोनों ने, और आप दोनों लोग बड़े अलग अलग फिल्म स्कूल से आते हैं, वो दिल्ली थिएटर, मुंबई, आप पहले से आए। हाँ, लेकिन फिर भी हमारी वैल्यूज़ और हमारी सेंसिबिलिटी काफ़ी सिमिलर है फिल्म्स को लेकर, एक्टिंग को लेकर। हाँ, काफ़ी सिमिलर है और मैं बहुत भरोसा करती हूँ उन पर, एज एन एक्टर, एज अ फ्रेंड। आई थिंक जैसे कि आप कह रहे थे फिज़िकल प्रेपरेशन तो एक साइड था, लेकिन महिमा का जो किरदार है मिस्टर मिसेस माही में जो मैं निभा रही हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी में एक दौर से गुज़र रही थी और ये कैरेक्टर शरण ने जिस तरह से लिखा है उस जानवी से काफ़ी कुछ उन्होंने बोरो किया है। इनफैक्ट ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं मेरे ज़िंदगी में, ऐसे सिचुएशंस हुई हैं मेरी ज़िंदगी में जिनका डायरेक्ट रेप्लिकेशन काफ़ी सीन्स में है। और फिर जब शूट करने का वक्त आया, मैं उस दौर से गुज़र गई थी और फिर ऐसे लगने लगता है ना, जब आप पीछे देखते हो और अपने आप के बारे में सोचते हो तो नफ़रत सी हो जाती है। आप अपने आप को जज करने लगते हो कि ऐसे कैसे थी मैं क्यों नहीं देख पा रही थी, मैं क्यों नहीं समझ पा रही थी, अपने आवाज़ को क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रही थी। थोड़ा एग्जाम्पल समझाएं, नहीं समझ में आई ये बात। आप जब फिल्म देखेंगे आपको समझ में नहीं, फिल्म से इतर कि क्या नहीं ऐसा हो पा रहा था आइडेंटिफाई, क्योंकि फिल्म एक बड़ी थीम को भी कैटर कर रही है ना, कि हम बोल नहीं पाते हैं, पापा चाहते हैं ये करो, वो चाहते हैं, फिर पति चाहते हैं, पार्टनर चाहते हैं। आई थिंक एक महिला में जो एजेंसी होती है ना, कि आप, महिमा जिस तरह की किरदार है फिल्म में, वो बहुत खुश है लेकिन वो दूसरों के धुन पे अपनी ज़िंदगी जी रही है। अपने ख्वाब क्या है, वो क्या करना चाह रही है, खुद के लिए अपनी आवाज़ को कैसे इस्तेमाल करे वो खुद नहीं जानती और उसे एहसास भी नहीं है कि मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ या मेरे कुछ ख्वाब है जो मैं पूरा, वो अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत भोली है, बहुत मतलब लाचार नहीं है, बस अंदाज़ा नहीं है, लोगों को ठीक से परख नहीं पाती है और हर इंसान में सिर्फ अच्छा ही नज़र आती है उसे। तो आई थिंक एक दौर था जहाँ मैं बहुत सारे चीज़ों को नज़रअंदाज करती थी क्योंकि मेरा मिजाज भी कुछ ऐसा ही था। और जब शूट करने का वक्त आया तो वो इमोशनली काफ़ी मुश्किल था कि मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इतनी बेवकूफ़ कैसी थी और फिर उसी चीज़ को निभाना है इमोशनली। तो वो टकरार हमेशा होता था मेरे और शरण के बीच। वो कहते रहता था कि तुम तो थी ऐसे, बी हाउ यू वर, तुम भोली थी, तुम इतना क्वेश्चन नहीं करती थी। जब गुंजन सक्सेना शूट कर रहे थे। हाँ, तो और जब मैं इसी महिमा के सीन्स को थोड़े और चुस्पा या थोड़े और एनर्जी के साथ या एक ऐसे निभाती थी जैसे कि यू नो अ गर्ल विथ एजेंसी वुड से इट विथ अ लिटिल मोर अथॉरिटी। वो कहता था कि तुम अब
अब ये अथॉरिटी है तुम में, तभी नहीं था, और ये तब की कहानी है. सो टू अनलर्न दैट एंड टू गो बैक टू दैट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट. ठीक है, हमारे सवालों का सिलसिला चलेगा, लेकिन अब न्यूज़ रूम से कुछ सवाल ले लेते हैं. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पे आप रेगुलरली पोस्ट करते हैं और डिफरेंट लोग आपको देख के इंस्पायर भी होते हैं. तो अमंगस्ट ऑल दैट, एज अ वुमन आई वांट टू आस्क दैट हाउ डू यू नेविगेट थ्रू body image issues? It's difficult, especially when your body is such a topic of discussion on a social media platform. Is it? I think so. I think, and I don't just want to say an actress's body, but I think anyone on social media these days, if you're a woman, your body is objectified, seen in a certain light, and depending on how you present your body, your character is judged. So I think the only way to navigate it is to try not to judge yourself and try to understand that you need to value your body, you need to respect your body, and the way that other people perceive it is not as important as the way that you perceive it. जानवी, मुझे ये पूछना है, जब आप बड़ी बहन हैं तो छोटी बहन को लेके ना एक जो इमोशंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि ये शी इज़ माई बेबी. वो बहन वाले इमोशंस बहुत कम फील होते हैं और वो एक ऐसा लगता है कि इसको कुछ ना हो, इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसको दर्द नहीं होनी चाहिए, इसके साथ कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए. आपका और खुशी का रिलेशन कैसा है? क्या आप कोई प्रोजेक्ट को हाँ करने से पहले आप दोनों डिस्कशन करते हैं? किस तरह की बातें होती है? कैसा रिलेशन? हर चीज़ डिस्कस करते हैं, और ऑफ कोर्स वो फीलिंग है कि वो प्रोटेक्टिव फीलिंग होती है खुशी को लेकर. लेकिन आई थिंक जिस तरह से हमारी परवरिश हुई है और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से everything that's happened in our personal life, I think हम दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है. कई बार ऐसे लगता है कि वो मेरी बड़ी बहन है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो मुझसे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है और बहुत ज़्यादा सेंटर्ड है. मैं शायद थोड़ी सी ओवर सेंसिटिव हूँ और बहुत हाइपर हो जाती हूँ, एंक्शस हो जाती हूँ. उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो बहुत सेंटर्ड है, सेंसिबल है. मैं मतलब हड़बड़ा लेती हूँ. हेलो जी. हाय. आजकल हम लोग देखते हैं कि बॉलीवुड में मूवीज़ का ना एक पॉलिटिसाइज करते हैं लोग मूवी को, कि ये इस विंग की शायद मूवी हो सकती है, ऐसा कुछ. तो आप इस पे क्या सोचते हैं? लोग नहीं, ट्रोल्स करते हैं. हाँ, ऐसा ही कहते हैं कि मूवीज को लोग, प्लीज बी क्लियर, मूवीज को ट्रोल्स पॉलिटिसाइज करते हैं और कई बार मेकर्स भी मूवीज को लोग खांचों में बांट लेते हैं कि ये हो सकता है ऐसी मूवी हो. तो आप इस पे क्या सोचती हैं, और आपको कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जो आपको पसंद हो? जो भी पॉलिटिशियन हमारे देश के लिए अच्छा करे मैं उसे पसंद करती हूँ. सेफ जवाब. ट्रेनिंग करके आई हूँ. See, you are very clear कि मुझे नहीं पूछना है कि, but I'm very happy that you casted your vote. हाँ, वो इंक दिख रही थी. I did. जहाँ सपोर्ट दिखाना था मैंने दिखा लिया. I think like Sir said, accusations तो हर तरह के होते रहते हैं. But I think some films for time immemorial have been a medium to influence audiences. सिर्फ हमारे समाज में ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दौर पे it's a way to further your political beliefs. तो शायद ये बहुत genuinely makers के beliefs को represent करता है कई बार, या शायद ना भी हो. Maybe sometimes it's to gain support, like popular opinion, कि वो जानते हैं कि ये लोगों को अच्छा लगेगा तो हम ये कहेंगे. So I think it depends on the maker, और फिल्म मेकर्स की नीयत पर डिपेंड करता है. You said that you believe in नज़र, so that पहले अपना नाम बताइए. Okay, मैं श्वेता हूँ और मेरा सवाल करिए पहले. उसको नमस्ते करिए, हेलो बोलिए. हेलो मैम. हाय श्रद्धा. Good. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि आप नज़र पे बिलीव करते हो, एंड दैट पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड जिंक्स, वेयर यू फील लाइक दैट कि यू माइट अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी. सो व्हाट आर द हिंट्स दैट यू फील लाइक कि इससे पता चलता है दैट यू माइट फील दैट नेगेटिव एनर्जी अराउंड दैट पर्सन? आपको ऐसे नहीं लगता कई बार के This is a Science-Kari newsroom, guys, for God's sake. Please continue. Don't you feel sometimes कि आपने कहा कि आप अपने दोस्तों को भी कह लेते हो कई बार कि पता है मैं हॉलीडे के लिए यहाँ जाने वाली हूँ, और वो कुछ 10 सवाल पूछ लेते हैं और उनकी नीयत भी ख़राब नहीं, वो एक्साइटमेंट से ही पूछ रहे हैं, लेकिन घर जाके फिर वो अफसोस में बैठ जाते कि हाय यार ये जा रही है, हम यहाँ बैठे हुए हैं. और
अनइंटेंशनली वो एनर्जी भी आप तक आई थिंक पहुंच जाती है और आपको उस चीज़ से अपने आप को गार्ड करना चाहिए. I forgot your question, but I think I've answered it. Yeah, I was asking for the hints. You are the hints? Yeah. I think मैं ना जब भी मुझे ऐसे लगता है कि किसी की नज़र लग गई है, मैं बीमार सी पड़ जाती हूँ, बुखार सा हो जाता है मुझे. ये शायद मेरे दिमाग में है, शायद मैंने ठीक से खाया नहीं है, खाना ठीक से सोई नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि वो आंटी थी ना, उसने नज़र डाला है मेरे पे. ये तो बहुत I need to change this. Yes. Yeah, I need to change it. I will. Okay, thank you. Thank you. मतलब सब ऐसे अपने अपने बोलो नजर बट्टू. हेलो मैम. हेलो मैम. आदित्य यार. क्या नाम है आपका? आदित्य. आदित्य, बोलिए. Nice to meet you. मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सी मूवी का जैसे एक जॉनरा एक फिक्स होता है, तो आपको कौन सी मूवी ज़्यादा करने के लिए अच्छी लगती है? बिकॉज हमने आपको एटलीस्ट हर मूवीज़ में देखे, वेदर इट्स अ मिस्ट्री कॉमेडी फॉर एग्जांपल जैसे रूही एंड देन बवाल एंड मैं खुद वहाँ से आता हूँ जहाँ से अपनी मूवी की है धड़क, महाराष्ट्र से मैं खुद रहता हूँ. सो आपको कौन सी मूवी करनी अच्छी लगती है? और मतलब आपको उलझ जैसी थ्रिलर पसंद है, या आपको देवरा जैसी लार्ज स्केल कमर्शियल फिल्म पसंद है? बहुत मजा आ रहा है. या सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फन फिल्म पसंद है? अभी फिलहाल तो मैं या कर्ण जैसी फिल्म जिसपे अभी आप बात नहीं कर रही हैं? एनडीए आपने साइन किया, मैंने नहीं. मैंने एक्चुअली मैं हाल ही में ये सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के लिए शूट कर रही थी 2-3 दिन पहले. बहुत मज़ा आ रहा है. कहाँ पे? बॉम्बे में. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है. रोमांटिक कॉमेडी है. मैं पहली बार कॉमेडी कर पा रही हूँ. आई थिंक मैंने मेरे करियर में बहुत सारे ऐसे लाचार बेचारी दुखी आत्माओं का किरदार निभाया है. पहली बार ऐसे लग रहा है कि मैं मतलब मज़े आ रहे हैं, कुछ मज़ेदार कैरेक्टर है. एंड इनफैक्ट इवन देवरा में बहुत बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है. उलझ की जिक्र की थी आपने. एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है उलझ के किरदार में, वो ये है कि वो बहुत क्लियर, एम्बिशियस, फोकस्ड और बिल्कुल लाचार नहीं है. बहुत एजेंसी है उसमें एज अ कैरेक्टर. IFS ऑफिसर. या ओहो, गुलशन ने तो आपको सब कुछ बताया. गुलशन ने कुछ नहीं बताया, मेरी रिसर्च टीम ने बताया है. गुलशन देवैया तुम सुरक्षित हो, रोशन मैथ्यूज तुम भी सुरक्षित हो, तुम दोनों ने मुझे कुछ नहीं बताया. हाय. हेलो जानवी, मेरा नाम शिवांगी है. अभी हाल ही में आलिया भट्ट का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, तो आपको कभी ऐसे डीप फेक वीडियो से ऐसे डर जैसा फील होता है, या फिर अब आप सोचती नहीं है ट्रोल्स और इन सब के बारे में? मैं सोचती नहीं हूँ. बचपन से कितना ट्रोल कर लिया, अभी भी अगर मैं बचपन से मतलब बचपन में भी ट्रोल किया गया? हाँ, करते रहते थे. मतलब जब से ये सोशल मीडिया का बूम हुआ है, मैंने ऐसे इतने सारे चीज़ें सुन ली है. अभी आई डोंट थिंक मच कैन बॉदर मी. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो, अगर एक फ़ोटो का कुछ एडिट बन जाए उसे भी डीप फेक कहते हैं, है ना? तो वो तो मतलब होते कितने सालों से होते जा रहा है. काफ़ी होता है मेरे साथ भी. हर रोज़ अगर आप देख रहे थे कि when you were in school somebody picked your photo. Yeah, I think like as women, like you do get sexualized, and not just in this country, all over the world. The male gaze, not just the male gaze, the way that women look at women is also very it's not always neutral. It very rarely is. And I think इस दौर में शायद हमारी समाज उस तरफ बढ़ रही है कि हम इन सारी चीज़ों को लेकर, वुमेन को लेकर और इज़्ज़त से, बॉडी इमेज को लेकर और इज़्ज़त से पेश आ रहे हैं. बट एज फार एज डीप फेक्स को, I can show you my phone right now, my tagged images. There'll be about 50 images of me, maybe taken today in this sari, but they'll edit like a bikini on me, or they'll edit like random things, and it's like there'll be at least 30-40 of them right now. So I see it all the time. I don't know what to. The only fear, sometimes news portals pick it up as genuine images, which has happened a couple of times, and they say that, oh, she's spotted wearing nothing on the streets of Delhi. And that's a little problematic, but then they take it down if you tell them that it's fake. So
इट इज़ व्हाट इट इज़, लाइक यू कांट, अगर मैं सच में इस चीज़ तो आप बिल्कुल पढ़ती नहीं है, आपकी टीम आपको, अगर मैं गहराई के चेक साथ योर इंस्टाग्राम के I डीएम do, में क्या but आया it's so sad that I've become immune to it. Don't you think so? Like it's quite traumatic for any woman to see a picture of herself like that. But मैंने accept कर लिया कि ये मेरे काम का एक हिस्सा है. और अगर मैं इस चीज़ के बारे में गहराई से सोचूं तो शायद मैं बहुत निराश हो जाऊंगी, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि कि ये स्टेट है, दिस इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन आवर सोसाइटी. But you can't think about it. It's happening at such a high frequency. I hope better sense prevails. But as of now, it doesn't seem, at least to do with deep fakes, I just feel like it's getting problematic. हाय जानवी, आपने अभी इंटरव्यू में कुछ टाइम पहले नेपोटिज्म के बारे में बात की. आपने बताया कि मुझे काफ़ी बार सुनने को मिला है कि स्टार किड है इसलिए ये मूवी मिल गई. तो यही चीज़ क्या आपने कभी अपने किसी को स्टार से भी सुनी है? मतलब वो लोग भी इस चीज़ को सोचते हैं क्या कि इस एक्टर का या एक्ट्रेस का बेटा बेटी है इसलिए मूवी मिल गई है? किसी ने आपको ऐसे फेस पे कभी कहा है, किसी को एक्टर ने, नेपोटिज्म के लिए? नहीं, आई थिंक मेरे जो भी को एक्टर्स रहे हैं वो बहुत प्यार से बर्ताव किया उन्होंने मेरे साथ, चाहे वो पंकज सर हो या राज या गुलशन या रोशन या वरुण या जो भी हो, आउटसाइडर्स इनसाइडर्स, ये जो डिवाइड क्रिएट किया गया है हमारे अभी इंडस्ट्री में, आई थिंक देव ऑल बिन वेरी रिस्पेक्टफुल, एटलीस्ट टू माई नो, देव बिन रिस्पेक्टफुल अबाउट, and I don't think they have any doubts about why I was doing the films that I was doing. I hope not. पंकज सर के बारे में एक बात बताना चाहूँगी. मैंने शायद वो हमारे यहीं पर इंटरव्यू हुआ था उनका, तो उन्होंने आपके बारे में बात की थी. उस टाइम गुंजन सक्सेना रिलीज़ होने वाली थी, तो उन्होंने सेम चीज़ बोली थी कि आप बहुत मेहनती हैं, आप उनके घर जाके प्रैक्टिस करती थी अपनी एक एक लाइन की और डायलॉग की पूरा. जी. हाय जानवी, मेरा नाम उपासना है. हाय उपासना. I'm seeing them after so long because of election campaign. आपके फाइनेंसेस कौन मैनेज करता है? आप खुद या फिर पापा या फिर कोई फाइनेंस? नहीं वेट ऐसे नहीं, बताओ कहाँ शेयर में कितना लगा रखा है, ऐसे पूछना है? कुछ नहीं लगा रखा है. पॉकेट मनी मिलती है या फिर फ्री हैंड है? कैसे जितना मन चाहे उस चीज पे शॉपिंग कर सकते हैं? पॉकेट मनी मिलती है मतलब शी मेक्स मनी ऑन हर ओन. नहीं, फिर पापा मैनेज करते हैं ना, उन्होंने कहा. पापा मैनेज करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं कमा रही हूँ तो और घर चलाने में मैं उनका हाथ बटा रही हूँ, सो आई थिंक इट्स लाइक एन इक्वल से. बट मुझे एक्चुअली यू हैव द एजेंसी बट यू हैव गिवन द मैनेजरियल राइट्स टू हिम. या बिकॉज आई डोंट हैव द पेशेंस और बैंडविड्थ. And right now, I think the funds need to be allocated in a certain area, so I'm working towards a goal, a monthly goal that I need to hit. जरा बताइए डिटेल में, don't quote the amount क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा होगा. No, I need to hit a monthly goal to keep the house running. Yeah. तो उसमें वो रहता होगा कि ये इन्फ्लुएंसर वाले काम से इतना आ रहा है, फिल्म से इतना, प्रमोशन से इतना, फिर इतना शेयर मार्केट में इतना, म्यूचुअल फंड्स में. शेयर मार्केट मुझे ये सब करना है, अभी तो घर चलाने में ही सब कुछ आ रहा है. ओके. अब इससे ज़्यादा डिटेल मत. इनका फोर्टे वही है, ये खर्चा पानी नाम का एक शो करती हैं फाइनेंशियल न्यूज़ पे. आपको कॉल करूंगी उपासना एडवाइस के लिए. या बस शो इसके लिए कह रही हूँ, आप करोगे थोड़ी ना? हाँ क्या आप जेन्युइनली थोड़ी ना कॉल करोगे मुझे? सेइंग कि आप शो के लिए बोल रहे हो, आप जेन्युइनली नहीं करोगे. नहीं उपासना, यू डू नॉट नो हर. I do not know her, but I know people who know her. अच्छा ठीक है, I'll wait जानवी. अच्छा. देवियों सज्जनों, गौर से देखिए, ये हैं हिंदुस्तान की नई फाइनेंशियल एडवाइजर उपासना वर्मा जी. अनरजिस्टर्ड. दूसरा क्वेश्चन कि टाइम पास करने के लिए कभी आप भी बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को देखती होंगी. करेंटली आपको कौन से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा लाइट मूड कर देते हैं आपका, जो आपको पसंद आते हो, या फिर किस तरह का कंटेंट आप देख रही हैं? जी, और मैं आपको बता दूं, ये खुद भी बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएटर हैं, बस ये पोस्ट नहीं करती हैं. ये बहुत अच्छी मिमिक्री करती हैं. किसने बताया आपको? ये हमारा रिसर्च है मैम, ये हमारा काम है. कौन से जासूस लगा दिया आपने मेरे पीछे? आप मेरे फूड वीडियो, पूरा होम पेज फूड वीडियो से भरा है. वो ASMR जानते हैं आप लोग? हाँ, वो चबाने का, वो कुछ शक्कर का कुछ कवर्ड जापानीज चॉकलेट खा रहे हैं या आइसक्रीम करके खा रहे हैं, और एक बहुत ही अजीब सा नया शुरू किया है मैंने, क्योंकि आई जस्ट गॉट अ डॉग.
नाइस, व्हाट्स हिज नेम? साइतामा। साइटामा। साइतामा। अब So, वो Japanese जापानीज एनिमे कोई थे, वन पंच मैन, साइतामा। तो मेरे दोस्त ने नाम रखा है साइतामा करके। एंड क्या है ये साइतामा, क्या है बताओ एक जरा। शो है वन पंच मैन करके, Punch Man। जापानीज एनिमे। तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है और माइक पे। तो ऐसा वो स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है और ये उसकी लाइफ का डिप्रेशन है कि उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो वो अवसाद में है उस चीज़ को लेके। तो मेरे अरे कुत्ते का भी डिप्रेशन यही है कि वो घर में, क्योंकि हमारे 5 कुत्ते हैं, वो अल्फा है घर का। 5? आई हैव 5। वाओ, कौन कौन सी ब्रीड है? I have a Yorkshire Terrier, a Havanese, Saitama's an American Akita, a Golden Retriever and a Labrador. वाओ। और पापा रोते रहते हैं कि इस घर में इंसानों से ज़्यादा तो कुत्ते हैं। बट एनीवे, तो ये डॉग फूड वीडियोस में बहुत ज़्यादा देखने लगी हूँ कि कैसे अपने डॉगी को आपको नेचुरल खाना खिलाना चाहिए, अंडे का मेम्ब्रेन, फिर कुछ कच्चा चिकन लिवर, ऐसे वैसे, तो बहुत मतलब पपीता, आंवला, ये सब, दही बहुत खिलाना चाहिए। तो मैं यही देखती रहती हूँ पूरे छाछ, टाइम, या एक्चुअली तो दही से भी ज्यादा थोड़ा सा। या मेरा खाना या तो साइतामा का खाना। शीज़ लाइक शायद मुझे सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देना है। अजीब साउंड कर जी, अगला सवाल गजेंद्र सिंह, हमारे सिनेमा एडिटर। मैं ब्लॉगिंग करता था बहुत पहले, तो ये सवाल मेरा फेवरेट सवाल था और एसेंस वही है। मतलब आप एक्टर हो, हम देखते हैं कि ऐसी फिल्म जिसको देख के दिमाग में एक विस्फोट होता है ना कि यार ये क्या देखा मैंने, और उसको कभी कोई फीलिंग रिप्लेस नहीं कर पाती है। ऐसे कई वर्ल्ड फिल्म्स सिनेमा हैं। में से कई फिल्म्स हैं ऐसे। आई थिंक प्यासा, गाइड, मुगले आजम, शिंडलर्स लिस्ट, लाइफ इज ब्यूटिफुल, टाइटैनिक। एनी पिक फ्रॉम रीजनल सिनेमा? Even Dune recently, I saw the second part and I was like, wow. Regional cinema. आपने महानटी देखी है? उसमें मुझे कीर्ति सुरेश के परफॉर्मेंस को देखकर ऐसे लगा कि क्या किया है इस औरत ने। What else? So many films। ऐसे हमेशा ऐसे ही होता है ना कि जब आप ऐसे फुर्सत से बैठे हो तो दिमाग में चलते रहता है, लेकिन जब पूछता है तो ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ फिल्म देखा ही नहीं है आपने। जब ये आपको इन्वेस्टमेंट बताएं तब आप वहाँ से लौटते SMS में फिल्मों के नाम बता देना, हम कॉपी करवा देंगे। 100%। एक सवाल और है मेरा कि जैसे आपने महानती का जिक्र किया, उसके अंदर वो एक सीन होता है जिसमें डायरेक्टर बोलता है कि इस सेकंड पे, इस मोमेंट पे एक आंसू तुम्हारा इस आंख से गिरना चाहिए। तो फिल्म मेकिंग और एक्टिंग में आप अपने आप को इवॉल्व करने के लिए ऐसा क्या कर रहे हो जो मेक श्योर करे कि आप हर दिन के साथ एक्टिंग पे काम कर रहे हो, वो बदल रही है, वो बेटर हो रही है? आई थिंक जस्ट लाइक ऑब्जर्विंग पीपल एंड हैविंग एक्सपीरियंसेस। आई थिंक ये पहले से, आई थिंक इस इंटरव्यू के शुरुआत में भी मैंने बोला था कि अगर आपने ज़िंदगी जी नहीं है, अगर आपको आपके दुनिया से बाहर लोगों की जानकारी नहीं है, उनकी समस्याएं क्या है, एंड आर्ट इज़ सो पॉलिटिकल, इट्स सो सोशल, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उन चीज़ों के बारे में जानकारी रहना ज़रूरी है। किताबें पढ़ो, वर्ल्ड सिनेमा देखो, ट्रैवल करो, जितने लैंग्वेजेस सीख सकते हो तो सीखो। तो आई थिंक डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई थिंक एज फुल एज यू आर एज ए ह्यूमन बीइंग। और एक और चीज़ मैंने सीखा है कि एक एक्टर बनने के लिए शायद आपको सख्त इंसान बनना पड़ता है फॉर ऑल ऑफ दीज ट्रोलिंग, वोलिंग, सोशल मीडिया, ऑल ऑफ दीज कैलकुलेटिव थिंग्स, लेकिन कैमरे के सामने आपको वो बचपना ज़िंदा रखना पड़ता है। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसी की कोशिश जारी है। अलग अलग फिल्म्स के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैंने इतने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है कि मैं उनके साथ काफ़ी वक्त बिताती हूँ, काफ़ी रीडिंग्स करती हूँ, तो उसी में मेरा मास्टर क्लास हो जाता है। उलझ के लिए एक एक्टिंग कोच है अतुल मुंगिया करके, मैंने उनके साथ 10 दिन का आई थिंक वर्कशॉप किया था, बहुत कुछ सीखा। तो मेरे निर्देशक जो भी चाहते हैं, मैं पूरी तरह से उसी प्रोसेस में ढल जाती हूँ। थैंक यू। मेरी बार बार आप बात कर रही थी और बेध्यानी में जब आप अपनी कलाई पे टिकी थी, क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है आई लव यू माई लब्बू। लब्बू? मम्मा ने मेरे 18th बर्थडे पर एक कार्ड लिखा था
और शी साइंड इट विथ आई लव यू माई, और वो कहना चाह रही थी लड्डू DDOO, पर आई थिंक DDU, बट आई थिंक जल्दी में उन्होंने BBU लिख लिया। तो मैंने उस चीज़ का फ़ोटो लिया, मेरे टैटू आर्टिस्ट को दिया, उन्होंने प्रिंट आउट लिया उस चीज़ का और उसका इम्प्रेशन यहाँ किया और उसके ऊपर उन्होंने लिखा। तो ये टैटू एक्चुअली उनके हैंड राइटिंग में है। दिख रहा है आपको कैमरे पे? और कुछ एक वो कोड भी लिखा हुआ है, कुछ इजिप्शियन 4-6 हजार साल पुराना कुछ कोड है। किसी आप सीक्रेट ऑर्डर का मेंबर हैं? ये नजर के लिए है, इविल आई। उसके नीचे कुछ संख्या भी लिखी हुई है। 2 की मतलब 2000 खुशी का बर्थ ईयर, और ट्रायंगल फायर साइन का ये है जो खुशी का साइन है। और उसके ऊपर के वो आंख बनी हुई है। आँख, हाँ, ये मैंने और खुशी ने दोनों साथ में किया। मैंने बोला कि मुझ पे नज़र नहीं लगनी चाहिए लेकिन मेरी बहन पर भी नहीं लगनी चाहिए, तो हमने साथ में जाके ये इविल आई टैटू करवाया। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जानवी कपूर जी कि आपने रोज़मर्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे जुड़े जो रियाज़ किए हुए सवाल जवाब हैं उनसे तर आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी जीने के तरीके के बारे में थोड़ा सा हमें बताया। शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आपके बिजी स्केड्यूल में से मेरे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। आप लोग वोट डाल के आए और हम लोग देश में यही जानने के लिए भटक रहे हैं कि हिंदुस्तान के वोटर जब वोट डालते हैं तो उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, उनकी शिकायतें क्या हैं। आपके हिसाब से टर्नआउट कैसा है? लेकिन डिसअपॉइंटिंग है, प्राइमरीली बिकॉज जिस मौसम में, जिस टाइम फ्रेम में ये वोटिंग होती है वो एक लिहाज से अच्छा है कि फसल का सीज़न कंप्लीट हुआ होता है, पर गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी वजह से टर्नआउट। लेकिन हम लोग हर बार वोटर टर्नआउट की बात करते हैं जानवी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है माइग्रेशन की। आई हैव मेट पीपल इन तमिलनाडु या केरला जो नॉर्थ से माइग्रेट करके गए हैं, मुंबई में हैं जो ईस्ट से माइग्रेट होके आए हैं, या वहाँ के लोग यहाँ पे। और ये सिर्फ लेबर नहीं है, स्टूडेंट हैं। मुझे निफ्ट श्रीनगर में बच्चे मिले जो पूरे हिंदुस्तान के हैं और वो वोट डालने नहीं जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम भी यही है, अप्रैल मई जून, और वो वापस घर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते हैं। तो जब तक हम कोई ऐसी मैकेनिज्म इवॉल्व कर लें, अगर हम ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फेस रिकॉग्निशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जिधर से भी वोट कर पाएं, तभी वो बढ़ पाएगा और ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। सो टर्नआउट इज डिसअपॉइंटिंग एज ऑफ नाउ। बट ये जो मौसम चल रहा है ये 2019 के इलेक्शंस में नहीं चल रहा था। 2019 और 2014 में मिड मई तक प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, तो इस बार ये 15-20 दिन और आगे चला गया है। मतलब इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 2014 में शायद 16 मई को नतीजा आ गया था। हाँ, तो अब वो 4 जून को आएगा, तो और 15 दिन और बढ़ गए। तो एक टर्म चलता है नॉर्थ इंडिया में नौतपा, तो जो एक्सट्रीम गर्मी है ये वो वाला टाइम है। और अभी भी 2 फेज़ बाकी हैं, 25 और 1 को। Looks like when you take break between shots, you read a lot about politics, but stakes इतने हाई हैं कि फिल्मी इंटरव्यू में क्या ही बोले। ललन टॉप अड्डा पे इसी तरह से बातचीत चलती रहेगी, जिंदगी सी यकीनी, और जिंदगी को अपनी बेतरतीबियों के बीच कुछ तरतीब देने की कोशिश करती हुई आप देखते रहिए ललन टॉप। देखिए, क्लोजिंग तो मैंने दे दी थी जो आपने देखी भी, लेकिन उसके बाद भीड़ ने भारी बहुमत से हम पे ये दबाव बनाया कि ललन टॉप बैठकी है, अड्डा बोल दिया था, ऐसा अमतेश जी ने कहा। तो जो भी है मित्रों, आप समझ लीजिए, कुल मिला के बातचीत में मौज आई हो तो शेयर करिए, और क्या बोलते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। नज़र को लेके आपका क्या नज़रिया है ज़रूर बताइए, और हमारी फिल्म देखिएगा प्लीज। हाँ, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। 31 मई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है मिस्टर एंड मिसेस माही। बहुत प्यारी फिल्म है, सपनों के बारे में है, जिसके लिए इनने अपने मुड्डे उखड़वा लिए। मुड्डा बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में कंधे को। हाँ, बहुत मेहनत की है और बहुत खूबसूरत फिल्म है। अब तुम और सयामी खेर अपनी एक टीम बना लो। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो भी बहुत क्रिकेट खेलती है। लेकिन मैं अभी नहीं खेल पाऊंगी ना, ठाकुर बन के घूम रही हूँ मैं। तो लेफ्ट किया है ना? दोनों, राइट और लेफ्ट। बताइए, आप देख के बताना, was it worth it or was it not? जी बिल्कुल। मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में एक्शन, रोमांस और मारधाड़ से भरपूर। ऐसी चपता था ना पोस्टरों में।
गप चलती रहेगी, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।